नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 5 फरवरी 2023 है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यूपीएससी। न्यूज़ फॉर यूपीएससी में हम हर रोज़ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आज की पहली खबर है वाणी जयराम के साथ जुड़ी हुई। आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर है। उनकी एज 77 ईयर्स थी और वाणी जयराम जो है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उनका निधन हो चुका है। 10,000 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं और भारत की अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए हैं। 5 दशक से भी लंबा उनका सिंगिंग करियर रहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट करके शौक जो है वो व्यक्त किया है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि अभी प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। वो घर पे अकेली थी और इस दौरान ये हादसा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। किस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी? 2 चीजों को लेकर। नंबर 1 इज रैम्पेंट इन इरेग्युलरिटीज। ये क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड द सेकंड थिंग इज टैक्स इवेजन, यानी कि जानबूझकर टैक्स ना पे करना, इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। तो दोस्तों ये चीज जो है इसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता साहब के शब्द यहां पर देखिए। ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, बी इट एनी इंश्योरेंस कंपनी यू नेम इट, लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं हमारे देश की वो इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रही हैं, विच इज वेरी सैड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आई? दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। एक्चुअली लास्ट ईयर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इंटेलिजेंस जो हैं उन्होंने 16 इंश्योरेंस कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन की और ये इन्वेस्टिगेशन का डेटा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आया तो पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं। अगर हम आईआरडीए की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उनको मॉनिटर करती हैं, उनको सुपरवाइज करती हैं, तो आईआरडीए जो हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज को, जो कॉरपोरेट इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो इंश्योरेंस को बेचते हैं, तो इनको एक नॉमिनल कमीशन देने की परमिशन जो है वो आईआरडीए देता है। लेकिन ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं? ये सारी कंपनीज नॉमिनल नहीं लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में ये कॉरपोरेट इंश्योरेंस एजेंट्स को कमीशन दे रहे हैं। तो दिस इज नंबर 1 थिंग कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि गलत इनवॉइसेस जो हैं वो दे रहे हैं ताकि वो जीएसटी को क्लेम कर सके, राइट? तो यहाँ पर क्या किया है कि ये एडवर्टीजमेंट और वेब मार्केटिंग के नाम पर बड़े बड़े बिल्स बनाए गए। तो ये सारी चीज़ों पर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। एक तरफ जीएसटी की इन्वेस्टिगेशन और दूसरी तरफ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन भी चलेगी। जयपुर महाखेल। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जयपुर महाखेल के पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करने वाले हैं और इसको ऑर्गेनाइज हर साल करवाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। 2017 से जयपुर में ये महाखेल जो है वो हर साल चल रहा है और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जो हैं वो पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑफ लोकसभा फ्रॉम जयपुर। ये जो महाखेल है इसकी शुरुआत हुई 12 जनवरी को हमारा देश जो है वो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है और इस साल ये महाखेल का फोकस जो है वो कबड्डी है। इसके साथ आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हमारे देश में जो नेशनल यूथ डे है वो हम किस व्यक्ति के बर्थडे को हमारा देश नेशनल यूथ डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगा और जिनको नहीं पता है थोड़ा गूगल करके पता लगा लीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो आज होने वाली है। दिस इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। ये बेंगलुरु में होगी और इनॉग्यूरल सेरेमनी में आर.के. सिंह और प्रहलाद जोशी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। G20 मेंबर कंट्रीज के 150 डेलीगेट्स और 9 स्पेशल इनवाइटी गेस्ट कंट्रीज के डेलीगेट्स जो हैं वो ये 3 दिन की मीटिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये वर्किंग ग्रुप जो है
ये टेक्नोलॉजी गैप्स के बारे में डिस्कशन करेगा, कैसे लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की जा सकती है जिससे हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सके, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रीन्यूएबल एनर्जी। इसी के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है, एनर्जी एफिशिएंसी, लो कार्बन ट्रांजिशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, ये सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, वर्कआउट किया जाएगा, कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन किया जा सकता है और कैसे लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं फॉर दिस टेक्नोलॉजीज, राइट। इट विल ऑल्सो look at a roadmap and action plan to improve energy efficiency by 2030 and promote bioenergy और कार्बन कैप्चर, कार्बन यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, इस चीज़ को लेकर भी एक अलग से मीटिंग होगी, एक अलग से हाई लेवल इंटरनेशनल सेमिनार होगी। ये G20 की जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है तो उसकी साइडलाइंस में ये डिस्कशन जो है वो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर होगी। ट्यूसडे को जो डेलीगेट्स हैं वो इन्फोसिस के ग्रीन बिल्डिंग कैंपस को विजिट करेंगे। इसी के साथ पावागढ़ मेगा सोलर पार्क जो हैं वहाँ पर भी जाएंगे और ये बेंगलुरु में और उसके आसपास हो रहा है। तो लेट मी टेल यू कि जो कर्नाटका का स्टेट टूरिज़्म है, तो इस स्टेट टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो डेलीगेट्स हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिशनल वेलकम किया। और यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक नादस्वर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं वो थे, फोक आर्टिस्ट थे और इसी के साथ साथ यक्षगान डांसर्स जो हैं उन्होंने भी बेंगलुरु में डेलीगेट्स को वेलकम किया। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए एमसीक्यू में कि यक्षगान डांसिंग जो है वो कहाँ, किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो रिमेंबर इट इज़ कर्नाटका। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO पहले जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं नागालैंड में तो इसको बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इसको बॉयकॉट नहीं करेंगे, वो इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने EPNO को रिक्वेस्ट की थी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने उनको एश्योरेंसेस भी दिए थे। तो अब ENPO ने ये डिसीजन लिया है कि वो इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री। मेघालय में इलेक्शन जो हैं वो 27 फरवरी को होने वाले हैं और आज वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा, तो वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके साथ दूसरे लोग भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। एक अच्छी खबर है, डिफेंस की बात करें तो हल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इनकी एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इसको देश के नाम करने वाले हैं, देश को डेडिकेट करने वाले हैं। ये ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। व्हाट इज़ ग्रीन फील्ड? ग्रीन फील्ड का मतलब यह होता है, एक आपने सुना होगा, एक तो ये ग्रीन फील्ड है और एक होता है ब्राउन फील्ड। तो इसमें डिफरेंस क्या? ग्रीन फील्ड यानी कि आप स्क्रैच से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर लेट्स से कुछ था ही नहीं और फिर वहाँ पर आपने लेट्स से नई हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बनाई, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि एक पुरानी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री थी और वहाँ पर आपने नई बनाई, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन फील्ड, राइट। और सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, सारे क्षेत्रों में ये है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में यही डिफरेंस होता है। तो 615 एकर्स में फैला हुआ ये पूरा सेटअप है और यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा और हमारे देश का ये सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। और जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, उनके रिपेयर और मेंटेनेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हेली रनवे हैं, फ्लाइट हैंगर हैं, फाइनल असेंबली हैंगर, स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सपोर्ट सर्विस, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं टूल्स एंड टेक्निक्स के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को डिज़ाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा। 3 टन क्लास सिंगल इंजन मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये तुमकुरू में है। तुमकुरू कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, राइट। और स्टार्टिंग में हल का ये प्लांट जो है वो 30 हेलीकॉप्टर बनाएगा, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी जो है वो 60-90 ऐसे बढ़ाती जाएगी। 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसका शिलान्यास किया था, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा था और आज 2023 में ये फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया, फ्रांस और UAE मिलकर
एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं और ये अलग अलग फील्ड्स के लिए ये ट्राइलेटरल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव होगा। बेसिकली एक फ़ोन कॉल हुआ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना और यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, तीनों के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और इसी दौरान उन्होंने ये तय किया है कि डिसाइड किया है कि वो इस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी, खास करके इंडियन ओशन रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में ये सारे तीनों देश जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ साथ वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA जो हैं, तो उसके साथ मिलकर ये तीन देश जो हैं वो काम करेंगे ताकि यहाँ पर क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी जो हैं इसको प्रोटेक्ट किया जा सके और पेरिस एग्रीमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। जो चाइना का एक स्पाई बलून यूएसए पर मंडरा रहा था, तो फाइनली प्रेसिडेंट बाइडेन ने गो अहेड दिया और वहाँ की जो एयरफोर्स है, बेसिकली मिलिट्री ने, यूएस मिलिट्री प्लेन ने इसको तबाह कर दिया, इस चाइनीज स्पाई बलून को। ग्रेनेड एक्सप्लोड्स नियर सनी लियोन्स या फिर सनी लियोनीज फैशन शो, ये मणिपुर का कैपिटल जो है इम्फाल, यहाँ पर हुआ। हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब जो अपने व्हीकल्स हैं, ऑफिशियल व्हीकल्स जो हैं, तो उनको ईवीज में कन्वर्ट कर दिए हैं, राइट। और आने वाले समय में धीरे धीरे करके सारे अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के व्हीकल्स जो हैं तो उनको ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने वाला है बाय 2025। एक ऐसा लक्ष्य रखा है कि भारत का पहला ऐसा राज्य बनने की जो रेस है उसमें हिमाचल काफ़ी आगे हैं। IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो IBC के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल साहब ने ये बताया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और IBC जो है वो हमारे देश की सोसाइटी की रियलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। 2014 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक जो है ये 142 था, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है और 2022 में हम 63 रैंक पर पहुंच गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये IBC में क्या है कि पहले पावर जो है वो प्रमोटर के पास था, लेकिन जब IBC की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो पावर जो है वो प्रमोटर के पास नहीं, क्रेडिटर के पास रहता है। तो IBC का सबसे जो एक बड़ा रोल है वो यही है कि IBC में क्या है, पहला ऐसा था कि जिसकी कंपनी थी वो ही कंपनी का मालिक रहेगा, लेकिन अब IBC में ऐसा हो गया, IBC के आने के बाद, कि उस कंपनी के मालिक को हटाकर, उस प्रमोटर को हटाकर दूसरे प्रमोटर को भी लाया जा सकता है। तो जिस कंपनी की शुरुआत किसी व्यक्ति ने की और फिर वो पैसे नहीं दे रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो फिर उसको हटाकर दूसरे व्यक्ति को उस कंपनी को बेचा जा सकता है। तो दिस वन थिंग हैज़ क्रिएटेड अ चेंज इन एटीट्यूड, ये सबसे बड़ा चेंज जो है वो IBC लेकर आया है। और ये भी एक प्रपोजल जो है इंसॉल्वेंट एप्लीकेशन में एक ये भी चीज़ है कि अगर लेट्स से एक कंपनी है तो उसके 4 अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, तो अगर एक प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट हुआ है तो बाकी के प्रोजेक्ट जो है उस पर अफेक्ट नहीं होगी। तो इससे होम बायर्स को काफ़ी एक फ़ायदा रहता है, वरना पूरा वो चारों के 4 प्रोजेक्ट अटक जाए तो फिर बहुत सारे लोगों को इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट झेलनी पड़ती थी। आपको पता होगा हमने इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन है, एडिटोरियल एंड आर्टिकल की डिस्कशन में हमने देखा था कि जो 5 जजेस का नाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गवर्नमेंट को, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हो गई या फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखा था कि विल हैपन, ये सारी चीज़ें छोड़िए, फाइनल डेट बताइए कि कब इसको क्लियरेंस देंगे। तो अच्छी खबर यह है कि सेंटर ने अपॉइंटमेंट जो है वो क्लियर कर दी है और ये नए जजेस जो हैं 5 जजेस, तो उनकी शपथ विधि नेक्स्ट वीक होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 32 की हो जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 की हो सकती है। अभी 2 वैकेंसीज बाकी हैं, लेकिन 2 नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए हैं। तो आई एम श्योर आने वाले समय में ये 2 नाम भी अप्रूव किए जाएंगे, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है उसमें सुप्रीम कोर्ट काम कर पाएगी। ई कोर्ट्स के बारे में CJI ने यह बताया है कि इस बजट में 7,000 करोड़ रुपए जो हैं वो ई कोर्ट के 3rd फेज के लिए अलॉट किए गए हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। फर्स्ट फेज़ में 693.411 करोड़, फिर सेकंड फेज़ में 1,670 करोड़ और अब 7,000 करोड़। तो इट इज़ ए माइटी जंप, ऐसा CJI ने बताया है। जो अग्निवीर है उसमें पहले ऐसा था कि आप फिजिकल एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद दूसरी एग्ज़ाम्स, लेकिन अब
आर्मी ने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की में चेंजेस किया है। अब पहले आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और इस एग्ज़ाम के बाद आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होगी। तो जो पहली ऐसी ऑनलाइन सीईई की एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में होगी और इसके एप्लीकेशंस को फाइल करने की शुरुआत जो है वो फरवरी 2023 में होगी। तो आपके आसपास अगर कोई अग्निवीर बनना चाहते हैं तो उनको इस अपडेट के बारे में ज़रूर बताइएगा। जो जोशी मठ है उससे 11 किलोमीटर दूर एक ओली नाम की जगह है। तो अब ओली में सीनियर एंड जूनियर एल्पाइन स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप होने वाली है। ये स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने अनाउंस किया है और ये 23 से लेकर 26 फरवरी तक ये कंपटीशन चलेगी। इसमें लिमिटेड नंबर्स ही अलाउड हैं, 300 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात करें, राइट, एक बहुत ही एंडेंजर्ड ये बर्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बर्ड को लेकर एक कमेटी बिठाई थी। तो ये एंडेंजर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती हैं तो उसके साथ टकराकर फिर उनको शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब राजस्थान और गुजरात में जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं, खास करके कच्छ और राजस्थान में, कच्छ इज़ इन गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है, तो यहाँ पर 800 किलोमीटर जो लंबी जो पावर लाइंस हैं तो उनको अंडरग्राउंड करने का रिकमेंडेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने दिया था। तो टोटल लेंथ में से 10% जितना अंडरग्राउंड करने का एक रिकमेंडेशन दिया है। लेकिन अब कंपनीज जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत खर्च हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश भी दिया था कि जो लो वोल्टेज पावर लाइन्स हैं उनको आप अंडरग्राउंड कर दीजिए, लेकिन आज तक इसको फॉलो नहीं किया गया है। कुछ 150 जितने बर्ड्स ही अब बचे हैं और ज़्यादातर जो है वो जैसलमेर राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। 2019 में ये पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ प्रायोरिटी जोन। प्रायोरिटी जोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर वो जो बर्ड्स हैं वो रहते हैं उसको कहते हैं प्रायोरिटी जोन। और पोटेंशियल रीजन जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स सच एज ब्रीडिंग, बर्ड्स इन कैप्टिविटी, दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो दो रीजन्स आपको समझने हैं, एक प्रायोरिटी जोन जहाँ पर एक्चुअली बर्ड्स रहते हैं और पोटेंशियल रीजन जहाँ पर कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा येट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर करने की बात बताई है, जैसे कि बर्ड डाइवर्टर्स जिसको कहते हैं, ये फ्लैप्स होते हैं, तो ये रिफ्लेक्टर टाइप होते हैं। 50 मीटर दूर से पक्षी जो हैं, ये जो पंछी हैं, तो उनको देख सकते हैं, राइट, बर्ड्स जो हैं वो उनको देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर तार है, तो फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा ऊंचा उठकर फिर उसको बाईपास कर देते हैं। लेकिन ये कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, इससे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये एक बहुत ही एंडेंजर्ड है, राइट। 150 जितने ही बचे हैं और ये चीज़ जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी जोन एंड पोटेंशियल रीजन। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।